नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार के चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले मनीष ने गुरुवार को दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर मनीष ने बीजेपी में शामिल होने की वजह बताई। मनोज तिवारी, जिन्होंने मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कराया, उन्होंने कहा कि मोदी जी के कार्य विकास से प्रभावित होकर मनीष बीजेपी में आ रहे हैं। मनीष कश्यप ने अपने करियर में लोगों के मुद्दे को उठाया, मोदी जी के समर्थन में बातें की, साथ ही उन्होंने जनता के मुद्दों को भी उठाया। मनीष को गैर बीजेपी सरकारों ने परेशान किया, लेकिन बीजेपी ने बुरे दौर में भी उनका साथ दिया। तो यूट्यूबर मनीष कश्यप जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि लगातार लंबे समय से उन पर कई एलिगेशन भी लगे कि बीजेपी के लिए वो काम करते हैं जिस तरीके से, हालांकि उन्हें जेल जाना पड़ा। और बिहार में बेरोजगारी को लेकर जो तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने मुद्दा बनाया, इसको लेकर जो है तमाम तरह की बातें हालांकि मनीष कश्यप को लेकर हो रही थी और अब आखिरकार बीजेपी में मनीष कश्यप शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल किया। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में न उतरने की घोषणा की गई थी। हालांकि बाद में कार्यकर्ताओं के दबाव में कारण उन्हें अपने निर्णय को बदलना पड़ा। वे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक से टक्कर होगी। सुब्रत पाठक ने भी गुरुवार को लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया है। इस प्रकार अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चौथी बार चुनावी मैदान में कदम रखा। अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल करने के बाद लोगों का समर्थन मिलने का दावा भी किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी नामांकन कर आ रहा हूं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और सभी की भावनाएं ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे यहां से चुनाव लड़ाया जाए। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अभी नामांकन करके आया हूं। मुझे याद आ रहा है, मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी मेरे साथ जुड़ गए। अक्षत, जिस तरीके से आज जो है अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, क्या कुछ सरगर्मी वहां पर और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल लता, देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव को हम सभी एक युवा नेता के तौर पे जानते हैं कि अखिलेश यादव एक युवा नेता के तौर पे वो उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में काफी विकास के कार्य भी किए थे। उत्तर प्रदेश में मेट्रो की जो शुरुआत हुई थी उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का हाथ है। तो अखिलेश यादव इससे पहले भी 4 बार वहां से अपना 3 बार इससे पहले भी वहां से अपना कन्नौज से अपना लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और इसके पहले 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे, जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, तब डिंपल यादव कन्नौज से लोकसभा की प्रत्याशी भी थी। उसके बाद जिस तरह से डिंपल यादव वह चुनाव हारी थी क्योंकि सुब्रत पाठक ने उनको 2019 की जो मोदी लहर थी उसमें कहीं ना कहीं उसके बाद सुब्रत पाठक ने वहां से कन्नौज में समाजवादी पार्टी का दल है वहां पे अपनी जीत हासिल की थी और डिंपल यादव को एक बुरी तरह से वहां हराया भी था चुनाव में देखा जाए। जबकि मार्जिन अगर देखा जाए तो मार्जिन बहुत कम था, लेकिन
डिम्पल यादव को उन्होंने हराया चुनाव में। कहीं ना कहीं समाजवादी खेमे में जो सेम लगाने काम होता है वो सुब्रत पाठक ने किया था। अब इसी को देखते हुए लगातार लंबे समय से, जब से लोकसभा चुनाव की जो घोषणा हुई उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के जो बड़े कार्यकर्ता है, जो बड़े नेता है, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो अखिलेश यादव से बार बार कन्नौज से चुनाव लड़ने की जो बात कह रहे थे कि अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कन्नौज से एक बार अखिलेश यादव हार का सामना वहां से कर चुके हैं। डिम्पल वहां से चुनाव हार चुकी है, बीजेपी वहां पे अपना प्रत्याशी बीजेपी जो है सुब्रत पाठक वो जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम बिंदुओं को लेकर के अखिलेश यादव ने काफी चिंतन किया, मंथन किया। उसके बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और अखिलेश यादव ने आज अपना नामांकन नहीं भरा। तो प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के विधायक हो या बड़े कार्यकर्ता हो, बड़े पदाधिकारी हो, छोटे कार्यकर्ता हो, वो तमाम सब बड़े समाजवादी पार्टी के खेमे के जितने भी नेता थे सब आज कन्नौज में उपस्थित थे। आज हम अगर बात करें अब प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा की, वो भी आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, वो भी आज कन्नौज में थे और उन्होंने अखिलेश यादव के साथ अपना अखिलेश यादव का नामांकन का पर्चा भरवाया। कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पे अपनी एक पुरानी फोटो ट्वीट की आज, जो कि सन 2000 की थी, जब अखिलेश यादव ने पहली बार कन्नौज से अपना लोकसभा का पर्चा भरा था। उस फोटो को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा था कि हम फिर से वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद फोटो के बाद देखिए चाचा शिवपाल हैं, उन्होंने भी अखिलेश की उस ट्वीट पर विजयी भाव करके अपनी तरफ से आशीर्वाद देकर जो एक उन्होंने अपनी तरफ से समर्थन जताया कि अखिलेश यादव के साथ जो है उनके जो शिवपाल यादव है, जो उनके चाचा है, वो भी उनके साथ है। भले ही आपसी बैर परिवार में रहा हो, लेकिन शिवपाल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के समर्थन में है, अखिलेश यादव के साथ में है। तो देखिए अब ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव ये लोकसभा का चुनाव जीत के दिल्ली जाते हैं या फिर यूपी से ही अपनी चुनावी शुरुआत कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से अक्षर पूरा सोच समझ के रणनीति तैयार की गई, अखिलेश यादव जो कन्नौज से अब चुनाव लड़ने को हालांकि तैयार हो गए, नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है। अब जो है कांटे की टक्कर इस सीट पर है, क्योंकि बीजेपी से सुब्रत पाठक यहां पर है, बीजेपी का कद्दावर चेहरा वो है। ऐसे में लगता है जो रणनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाई गई है ये सही दिशा लेगी या फिर मुंह की खानी पड़ सकती है। क्या कुछ वहां पर समीकरण बनते हैं और बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से बीजेपी ने समाजवादी खेमे में एक सेल लगाई थी, सुब्रत पाठक जो है डिम्पल यादव को हरा करके लोकसभा का चुनाव जीते थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी में एक चिंता का विषय जरूर इस बार है, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी अपनी सीट जो कन्नौज की सीट है वो खो चुकी है। देखिए जब कोई भी राजनीतिक दल जब अपनी खेमे की सीट, जिस सीट पे उनका दबदबा हो, जिस सीट पे उनको अपना गढ़ माना जाता है, जब वो खोती है या हाथ से छूटती है तो उस राजनीतिक दल को एक बड़ा झटका जरूर इस बात से लगता है। तो कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश यादव को भी इस बात का डर सता रहा है कि अगर इस बार भी कन्नौज उनके हाथ से निकलता है तो अखिलेश यादव को आने वाले चुनावों में और भी बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब अभी हम हाल ही का अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए जिस तरह से रायबरेली की सीट है, अमेठी की सीट है, कांग्रेस का कभी गढ़ मानी जाती थी, लेकिन आज कांग्रेस वहां पे दूर दूर तक नहीं है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी आ रही है, वही यहाँ पे भी सिचुएशन आ रही है कि अगर अखिलेश यादव इस बार अपना कन्नौज से नामांकन नहीं करते, कन्नौज से जनता से अगर जाके नहीं मिलते और इस बार अखिलेश यादव अगर लोकसभा का चुनाव कन्नौज से हारते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के हाथ से, जो अखिलेश यादव का दल है, जो सीट कन्नौज, वो उनके हाथ से छूट जाएगी। फिर विपक्षियों के पास एक बड़ा मुद्दा भी रहेगा कि अखिलेश यादव के जब पिता हुआ करते थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जो कि एक कद्दावर नेता, टैंक थिंकर के नाम से जाने जाते थे, कि वो जो भी रणनीति तैयार करते थे उस पर वो कारगर सिद्ध होती थी, वो क्योंकि वो जमीनी नेता थे, जमीन से उठ करके ऊपर आए थे। अब अखिलेश यादव पे देखिए विपक्ष कई तरह के कटाक्ष करता है, लेकिन अखिलेश यादव को अपनी जो पुश्तैनी जो उनकी विरासत है उसको अगर अखिलेश यादव को बचानी है तो जाहिर सी बात अखिलेश यादव को कन्नौज से अपना नामांकन भरने के बाद जीत भी हासिल करनी पड़ेगी। चलिए, और वाकई ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अपनी पुश्तैनी विरासत को पाने के लिए अखिलेश यादव कितनी जद्दोजहद करते हैं, उसका क्या परिणाम देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अक्षर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी, इसने देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, इसने सच्चे और ईमानदार के हक को डुबोया है। इसलिए मोदी तुष्टीकरण को समाप्त कर संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रही है। हमारे देश में
हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं है, हमारा रास्ता संतुष्टीकरण का है। बहनों, मोदी की गारंटी सबका साथ, सबका विकास की है, लेकिन सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प पत्र, हम जोर दे रहे हैं सैचुरेशन पर। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले, पूरा लाभ मिले, बिना बिचौलियों को मिले, बिना रिश्वत को मिले और जो हकदार है उस हकदार को अवश्य मिले। ये भाजपा का सैचुरेशन मॉडल है। लेकिन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टीकरण में जुटा है। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर 100%, और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 100% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। उत्तर प्रदेश के बलिया में भीषण सड़क हादसा हुआ और यहां पर फेफना के पास बुधवार की देर रात एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में सवार सभी लोगों किसी शादी में शामिल होने जा रहे थे। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और आगे की जांच की जा रही है। तो शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब दरअसल खाई में गाड़ी जा गिरी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बलिया का यह हादसा जिसमें भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की इसमें मौत हो गई। हालांकि जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को वोटिंग होनी है। इस चरण के तहत केरल के वायनाड पर भी मतदान होना है। इस सीट से राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। यहां पर उनका मुकाबला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई नेता एनी राजा से होगा। लेकिन इस दौरान सभी की नजरें उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटों रायबरेली और अमेठी पर होगी। दरअसल इन दोनों सीटों पर 26 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली सीटों से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारी के ऐलान से पहले प्रियंका और
राहुल अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों का ये कहना है कि इसकी पूरी संभावना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों का ये कहना है कि इन दोनों सीटों पर 30 अप्रैल से पहले औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने भी इन दोनों सीटों पर राहुल और प्रियंका की संभावित उम्मीदवारी को लेकर कुछ नहीं कहा है। तो रायबरेली और अमेठी को लेकर हालांकि संशय लगातार पार्टी में बना हुआ है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि अमेठी और रायबरेली से जल्द ही उम्मीदवारी का जो है ऐलान हो सकता है और उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम सामने आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सूबे में अपने कोटे की 75 में से 73 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन 2 सीटों पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है उनके लिए 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। एक सीट रायबरेली की है तो दूसरी सीट कैसरगंज की। कैसरगंज से बीजेपी के ही ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण इस बार कैसरगंज से जीत का चौका लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट देगी भी या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस है। चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी ब्रजभूषण पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है और उनका टिकट काट सकती है। इन सबके बीच ब्रजभूषण का बयान आया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को पता है कि इस सीट पर बीजेपी मजबूत है। अगर एक दिन पहले भी बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान करती है तो वो भी पार्टी को इस सीट से जीत मिलेगी। टिकट के लिए मैं भी एक दावेदार हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी को लेना है। पार्टी तय करेगी कि प्रत्याशी कौन होगा। आगे बढ़ेंगे बिजनौर से बड़ी जानकारी। चलती मोटरसाइकिल में आग लग गई। आग लगने से मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई है। चालक ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें बिजनौर में, जहां पर चलती मोटरसाइकिल में अचानक से आग लगने से आसपास जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया। बमुश्किल चालक ने जो है बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। तो चलती मोटरसाइकिल में आग लगने से हड़कंप मच गया और गनीमत रही कि समय रहते चालक ने मोटरसाइकिल से कूदकर अपनी जान बचाई है। तो आग लगने से मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। चालक ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के जो धार्मिक स्थल है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसका भी विकास किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी भी उसकी चिंता नहीं की। हम लोगों ने अधिकांश धर्मों की चिंता की है। आज मेरे बहनों भाइयों एक बात के लिए आगाह भी करना चाहता हूं। संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष, जो कि यहां के कांग्रेस की सरकारों के सलाहकार भी रहे और आज भी वो कांग्रेस संगठन में है, क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वो आज भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जिस प्रकार की एक व्यवस्था है, भारत में लागू कर देनी चाहिए। यदि परिवार में मुखिया की यदि डेथ हो जाती है तो जो संपत्ति है उस संपत्ति में आधे से अधिक यानी 55% यह सरकार के कब्जे में आ जाएगी और उस परिवार के लोगों को केवल 45% मिलेगी। यह आपको मंजूर है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको मंजूर है? पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपको मंजूर है? क्या करना चाहते हैं लोग? भारत की गरीबी दूर करो, भारत की बेरोजगारी दूर करो, भारत का आतंकवाद दूर करो। और आप यह कह रहे हैं कि परिवार में भी मुखिया की मृत्यु हो गई तो 100 पैसे में 55 पैसा या कांग्रेस के सरकार के खजाने में चला जाएगा और उस परिवार के पास केवल 45 पैसा रहेगा। और इतना ही नहीं, भारत के जो धार्मिक स्थल हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है,
आजादी हासिल किए हुए इतने वर्ष गुजर गए, उसका भी विकास किया जाना चाहिए, लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार ने उसकी चिंता नहीं की। बहनों भाइयों, हम लोगों ने अधिकांश धर्मों की चिंता की है जो उनके ऐसे पूज्य स्थल हैं, आराधना के स्थल हैं। करतारपुर साहब भी जाकर कोई देख ले क्या किया है हमारी सरकार ने, यहां के मंदिरों को किस तरीके से उसका पुनरुत्थान किया है। हिंदुस्तान की विरासत की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूं हिंदुस्तान के हर सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए उसकी भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।